Assalamu alaikum students. Welcome to Dr. Sin. This is MD CAT Yaqeen Batch 2025. जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज अवर चैप्टर होमियोस्टैसिस। बेसिकली पीएमडीसी के चैप्टर के सिलेबस के अंदर ये एक न्यू इंडक्शन है। 2021 से लेकर 2024 तक पीएमडीसी के सिलेबस में ऐसे कोई चेंजिंग नहीं थी, माइनर चेंजेस आती थी हर साल, बट इस ईयर से दे हैव इंक्लूडेड अ न्यू चैप्टर। दो सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली चेंजेस हुई हैं, स्पेशली फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बिकॉज हम बायोलॉजी डील कर रहे हैं, वी विल डिस्कस बायोलॉजी। दो चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, होमियोस्टैसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के हाफ टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट, और होमियोस्टैसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर है। अगर आप ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स का टॉपिक वो नहीं है, वो भी इंक्लूड करें तो तकरीबन पूरा ही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज होमियोस्टैसिस? होमियो मींस सेम, स्टैटिक, सेम यानी कोई चेंज ना हो, कांस्टेंट, साकिन। तो होमियो का मतलब होता है स्टैटिक, सेम, कांस्टेंट, साकिन, और स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन। तो होमियोस्टेसिस मतलब क्या हुआ? होमियोस्टेसिस मींस सेम कंडीशन। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। होमियोस्टेसिस मींस सेम कंडीशन यानी सेम हालत। अब होमियोस्टेसिस जरूरी क्यों है बॉडी के लिए? ये क्वेश्चन आपको लेक्चर के आखिर में पता चलेगा कि व्हाई इज होमियोस्टेसिस सेम। ब्लड के अंदर आपको पता है पीएच 7.4 कांस्टेंट रहता है। कुछ भी हो जाए, जमीन ऊपर हो जाए, आसमान नीचे हो जाए, ब्लड का पीएच 7.4 ही रहेगा हर सूरत। तो ये होमियोस्टेसिस की एग्जांपल हुई नहीं हुई? बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज ऑलवेज ऑन 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी होमियोस्टेसिस की एग्जांपल हुई नहीं हुई? होमियो मैंने आपको बताया ना सेम, और स्टैटिक कंडीशन यानी सेम कंडीशन मेंटेन करना रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। अब हम आज के टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं जो आपने डिस्कस करने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। आपके पास किडनी है, किडनी के अंदर डायलिसिस एक एसेसरी टॉपिक है जो मैंने इंक्लूड किया है बिकॉज मुझे लगा कि ये पेपर के अंदर आ सकता है। इसके अलावा आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है, यूरिन फॉर्मेशन एंड स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। किडनी स्टोन्स का आपका टॉपिक है, किडनी स्टोन्स क्यों होती हैं, कॉजेज मतलब, और इसका इलाज कैसे करते हैं मतलब इसका ट्रीटमेंट। ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और एक्सक्रीटरी कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जाहिर बात है, अब अगर वेस्ट रिमूव हो रहा है तो कोई कंपाउंड तो होगा ना उसमें। दैट इज अमोनिया, जो ह्यूमन बॉडी में रिमूव होता है, NH3। उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, और यूरिन का पीएच, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। किडनी का आउटर स्ट्रक्चर, किडनी का इनर स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस करना है। मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज होमियोस्टेसिस। अब हम आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पे। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? तो एक बात याद रखें, जहाँ पे भी लफ्ज आ जाए ऑस्मो, आंखें बंद करके आपने ऑस्मोसिस समझना है। यानी ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस, और जहाँ पे ऑस्मोसिस लफ्ज आ गया मतलब वाटर। और रेगुलेशन आपको पता है रेगुलेट करना, तो क्या हुआ? रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। थर्मो रेगुलेशन आपको पता है, थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन कंट्रोल करना यानी हीट को कंट्रोल करना। अब थर्मो रेगुलेशन की एग्जांपल क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जमीन ऊपर, आसमान नीचे, ये 37 डिग्री पे ही रहता है। कुछ कंडीशन में चेंज होगा, जैसे कि पायरेक्सिया फीवर की कंडीशन में, बट नॉर्मली बॉडी का काम है कि होमियोस्टेसिस मेंटेन करना है। अब नॉर्मल कंडीशन में होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा, वरना नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, होमियोस्टेसिस मेंटेन होना है। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन की एग्जांपल है ब्लड वॉल्यूम। अगर हम बीएमआई ले लें, एक बंदे का वजन 60 केजी है और जो हाइट है उसकी दैट इज 5 फुट 6 इंच, और उसके अंदर 5.4 लीटर ब्लड है, तो वहीं पे मेंटेन रहता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन मैंने आपको समझा दिया, दैट इज अ मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब 37 डिग्री सेल्सियस क्यों जरूरी है? बिकॉज ये बॉडी इसको यूज करती है एंजाइम्स के फंक्शन करने में। अगर 37 नहीं होगा, एंजाइम्स फंक्शन नहीं करेंगे। अब आप देखें, किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, अमोनिया रिमूव करती है, ये किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया, ठीक। और उसके बाद आपके पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, बिकॉज ब्लड फिल्टर करती है। और यूरिन फॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किडनी स्टोन्स की हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, इनके कॉजेज क्यों होती हैं किडनी स्टोन्स, और इनका ट्रीटमेंट क्या है। एक लफ्ज में बता देता हूँ,
किडनी स्टोन्स बाय द यूज ऑफ लेजर या वाया लेजर। अब जाहिर बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हमने पढ़ने, क्योंकि वो सिर्फ अमोनिया नहीं होते, 3 किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अमोनिया उनमें से एक है, NH3 है आपके पास, यूरिया। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी हैं, वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। जो फर्दर वेस्ट बाकी एग्जाम्स में होते हैं, कौन सा उनमें से ज़्यादा टॉक्सिक होता है, कौन सा लेस टॉक्सिक होता है, सारी चीज़ें हमने देखनी है। इसके अलावा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का आउटर स्ट्रक्चर, वन बाय वन जो आपके इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं। बेसिकली दिस इज द इंट्रो ऑफ द चैप्टर। इस लेक्चर का मकसद आपको स्पेसिफिकली कोई टॉपिक समझाना नहीं है, इंट्रो देना है। अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस होता है जब किडनी फेल हो जाए तो आर्टिफिशियल वे के थ्रू, डायलिसिस मशीन के थ्रू, डायलाइजर कहते हैं उसे, उसके थ्रू करना। बेसिकली ब्लड फिल्टर करना। जब आप डायलाइजर के थ्रू, द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द डायलाइजर इज कॉल्ड डायलिसिस, and it happens in the condition when there is a kidney failure, regardless if the failure of the kidney is acute or chronic failure हो किडनी का या acute हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो ऐसे इंक्लूडेड तो नहीं है पर ये करना जरूरी है, ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो मैंने जैसे बताया, जहाँ पे ऑस्मो आ जाए समझ जाए वाटर, ठीक हो गया। अब रेगुलेटर और कन्फर्मर मतलब हो गया। रेगुलेटर मैंने आपको मतलब बताया क्या होता है, रेगुलेट करना। अब ऑस्मो रेगुलेटर फिर क्या हुआ, जो अपने बॉडी के कंडीशन को या वाटर वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। जैसे कि इंसान हो गया, या आपके पास बाकी मैमल्स, बेसिकली जितने भी मैमल्स होते हैं, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। वो अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से होते हैं? बॉडी कंडीशन इज वेरिएबल। बेसिकली पोरीफेरा के अंदर आपने स्पंज पढ़ा होगा, राइट? बॉडी कंडीशन इज कांस्टेंट ऑस्मो रेगुलेटर में, और वेरिएबल किस में होगी? ऑस्मो कन्फर्मर में, ठीक हो गया। अब एक चीज हम समझ लेते हैं, यही जैसे मैंने बीएमआई की पहले आपको एग्जांपल दी कि नॉर्मली ह्यूमन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है बीएमआई के अकॉर्डिंग। अगर आप एक ह्यूमन की एग्जांपल ले लें जिसके अंदर 60 केजी वेट हो, 5.6 इंच हाइट हो, और उसके अंदर 5.4 लीटर्स ऑफ ब्लड हो, तो ये ब्लड बेसिकली मेंटेन रहेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो किडनी फिल्ट्रेशन कम कर देगी, अगर ज्यादा है ब्लड वॉल्यूम, आपने ज्यादा पानी पिया तो किडनी फिल्ट्रेशन ज्यादा कर देगी। कुछ भी हो जाए, आसमान ऊपर, सॉरी आसमान नीचे जमीन ऊपर, बाकी ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड पीएच आगे पीछे नहीं होगा। अगर 5.4 लीटर ब्लड नॉर्मल है तो वो नॉर्मल इतना किडनी ने मेंटेन करना है, बॉडी मेंटेन करवाती है। पीएच 7.4 है, उसको भी हमने मेंटेन करना है। बेसिकली होमियोस्टेसिस की एक और एग्जांपल है आपका CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है जो आपके सेरिब्रल में फ्लो करता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसका फंक्शन होता है शॉक से आपको बचाना, ठीक हो गया। जैसे ब्रेन के ऊपर कोई चोट लगती है तो अंदर जाहिर बात है कंप्रेशन होता है ना, तो उस कंप्रेशन को, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए CSF यूज होता है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, डैप के मेनिंजेस होती है ना, अगर CSF कम हो जाए तो मेनिंजिटिस एक बीमारी होती है, वो होती है। डैप आपने पढ़ा है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर, पिया मैटर। मेनिंजिटिस क्या होता है? CSF कम होने की वजह से मेनिंजेस सिकुड़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है? हेडेक होता है, पेन इन हेड। या एक और CSF के कम होने की वजह होती है, कम ऐसे वो नहीं होता, डिहाइड्रेशन बेसिकली। बिकॉज CSF के ऊपर लोड पड़ता है, जब आपकी बॉडी में वाटर कम हो ना, तो उस वजह से भी मेनिंजिटिस होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर में दर्द होता है। एक प्लस पॉइंट आपको MBBS में होने की वजह से मैं बता देता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके सर में दर्द है, यू हैव हेडेक, और आपकी जो टंग है उसका जो एंटीरियर सरफेस है, फ्रंट सरफेस, वो सफ़ेद है, बिल्कुल वाइट या येलोइश पेल बेसिकली, तो आप समझ जाएं कि आपको और कुछ नहीं, स्पेशली आपको डिहाइड्रेशन हुई है, आम जुबान में पानी की कमी है। और ऑस्मो कन्फर्मर्स के ऊपर आ जाते हैं अब, जिसकी कंडीशन वेरिएबल हो, तो स्पंज इसकी एग्जांपल है। अब पोरीफेरा जो पहला पहला किंगडम है एनिमिलिया का, उसकी एग्जांपल है स्पंज। स्पंज के अंदर बस वो ओशन में तैरते हैं, पानी आता भी है जाता भी है, इन्होंने कोई कंडीशन मेंटेन नहीं करनी होती। जबकि ह्यूमन बॉडी तो सिलेक्टिव है ना, सिलेक्टिव रूट्स के थ्रू मटेरियल एंटर होता है और एक्सक्रीट भी होता है, जबकि स्पंज में बस पानी आता है, फिर उसके अंदर ऑस्किलम होता है, वहां से खारिज हो जाता है। ऐसे वो कोई स्पेसिफिक पीएच या कुछ भी मेंटेन नहीं करता। अब एक दफा दोबारा आपको रिवाइज करवा देते हैं। मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी कंडीशन किसका फंक्शन है? ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होंगे दे विल मेंटेन कांस्टेंट बॉडी कंडीशन। मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी कंडीशन आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स, एंड
Maintaining variable body condition is called osmoconformers. Constant body condition osmoregulator एंड वेरिएबल बॉडी कंडीशन इज ऑस्मोकन्फर्मर। दोनों की एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया, इनकी एग्जांपल्स पूछते हैं। आ सकता है एमसीक्यू, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बट एहतियात के लिए छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल वो बोल देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्मोकन्फर्मर। नीचे एग्जांपल दी है मंकी, जेब्रा और उसके बाद ह्यूमन और स्पंज, तो आपने स्पंज सेलेक्ट करना है। अब एज सच कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस जो हैं वो हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं किडनी पे। किडनी को उर्फ आम में गुर्दा बोलते हैं, और आपको पता है कि गुर्दे दो अदद होते हैं। और फिर अब इसका स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, ए टू जी, थोड़ा बहुत किडनी को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली होमियोस्टेसिस के अंदर ज़्यादा आपकी किडनी का ही फंक्शन है, और जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर भी ज़्यादा किडनी लिखी हुई है। किडनी के टॉपिक्स यूरिन फॉर्मेशन, किडनी स्टोन्स, फिर किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं किडनी के आउटर स्ट्रक्चर पे। आज हम आउटर इनर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किडनी इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन। सॉरी फॉर बीइंग इन एमबीबीएस, आपने मेरी राइटिंग और मेरी ड्राइंग को ज़रा इग्नोर करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। किडनी इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। बीन आप पीनट शेप बेसिकली होता है, मूंगफली आपने देखे है ना पीनट, तो किडनी इज पीनट शेप्ड ऑर्गन दो होती हैं। कहाँ पे होती हैं? 11th और 12th रिब के पास, ठीक है। बीन शेप या पीनट शेप भी आप लिख सकते हैं। बीन इज ऑफिशियल वर्ड, फेडरल में यूज हुआ है। बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक हो गया। दो पेयर्स होते हैं, दो उदद होती हैं, दाएं साइड का गुर्दा और बाएं साइड का गुर्दा। अब इसके अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स राइज होते हैं। सबसे पहले रेनल आर्टरी, रेनल वेन, और ये एनालोगस है बेसिकली, बिकॉज दाएं साइड पे भी किडनी है, बाएं साइड पे किडनी है, स्ट्रक्चर्स तो सेम है। आप एक को पढ़ लें तो समझे आपने दूसरे को पढ़ लिया। आप किडनी इज बीन शेप्ड। इसका जो आउटर सरफेस होता है ना, दैट इज कन्वेक्स, इनर सरफेस इज कनकेव। और जो इनर सरफेस होता है वहां पे एक डिप्रेशन होता है जहां से ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन और यूरेटर अंदर और बाहर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइलम। बेसिकली एक डिप्रेशन होता है, इसको हाइलम कहते हैं। और ये किडनी, फिर किडनी से यूरेटर निकलता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है, और फिर नीचे से एक्सक्रीटरी रूट, ये सब कुछ मिला के और एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक हो गया। ये चार कंपोनेंट्स इसके होते हैं। किडनी आपको बताई, और फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी का वेट कितना होता है? 150 to 200 ग्राम्स। दिस इज द वेट ऑफ द किडनी डिपेंडिंग ऑन बॉडी साइज एंड ऑन द फंक्शन ऑफ द किडनी। अब जो किडनी का आउटर पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू जहाँ पे मैं मेंशन करूँ आपके सर की घंटी बजनी चाहिए, दिमाग में टन होना चाहिए कि ये पॉइंट मैंने लाजमन याद रखना है। और जो किडनी का इनर पोर्शन हो ना, उसे हम बोलते हैं मेड्यूला, MEDULLA, मेड्यूला। और जिस जगह से रेनल आर्टरी अंदर आ रही है, रेनल वेन बाहर जा रही है, यूरेटर बाहर आ रहा है, वहाँ पे डिप्रेशन होता है। बेसिकली ग्रूव होता है, एक मतलब समझे झुकाव होता है वहाँ पे। उस झुकाव को हम बायोलॉजी की जबान में बोलते हैं हाइलम। ये भी एक एमसीक्यू है, हाइलम। कि द डिप्रेशन इन द किडनी इज कॉल्ड हाइलम। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब हम फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं। किडनी के अंदर जाहिर बात है जो भी ऑर्गन होता है उसकी ब्लड सप्लाई भी होती है। तो अब इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होगी? किडनी की ब्लड सप्लाई के लिए एक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी आती है। हाइलम मैंने बता दिया डिप्रेशन। अब किडनी के ब्लड सप्लाई के लिए अंदर एक आर्टरी आ रही है जिसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। जहाँ पे भी लफ्ज रेनल आ जाए, जिसको रीनल भी पढ़ते हैं लोग, तो आप समझ जाएं कि किडनी की बात हो रही है। अब रेनल आर्टरी अंदर अगर ब्लड लेके आ रही है तो ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस भी तो जाएगा ना। जो चीज आती है दुनिया में उसे वापस भी जाना होता है। तो अगर ब्लड ऑर्गन के अंदर आ रहा है तो उसने वापस भी जाना है। तो आपको पता है कि जब आर्टरी ब्लड लेके आती है तो वेन उसको बाहर लेके जाती है। तो यहाँ पे है आपके पास रेनल वेन। पहले रेनल आर्टरी अंदर लेके आ रही है, और उसके बाद आपके पास है रेनल वेन जो ब्लड को आउटर साइड पे लेके जाएगी। और अंदर आपको पता है कि रेनल आर्टरी जाएगी, फिर आर्ट्रियोल बनेंगे, उसके बाद कैपिलरीज बेड बनेगा जिसको ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं अंदर, और उसके बाद रेनल वेन बाहर आती है। और फिर बेसिकली जब ब्लड फिल्टर होता है तो अंदर कुछ वाटर कंटेंट और मतलब बेसिकली जो फिल्ट्रेट है वो भी तो अंदर जमा होगा ना, तो फिल्ट्रेट को भी बाहर निकालना है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के थ्रू ये बेसिकली फिल्ट्रेट बाहर आता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर इज अ होलो डिस्टेंसिबल ऑर्गन।
हॉलो होता है अंदर से खाली, डिस्टेंसिबल जो मतलब इलास्टिसिटी हो जिसके अंदर, जिसको आप खींच सकें। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है तो वो स्ट्रेच होता है, जब स्ट्रेच होता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि जी प्रेशर बढ़ रहा है, और देन यू गेट द नेचर्स कॉल। आपको पता होता है कि अब कुदरती अमल करना है, यूरिनरी ब्लेडर इज फिल्ड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ये था आपका किडनी का आउटर स्ट्रक्चर, आपने पढ़ लिया कि बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक है। रेनल आर्टरी आपने पढ़ ली, आपने रेनल वेन भी पढ़ ली, और आपने हाइलम भी पढ़ लिया। ये सारे एमसीक्यू हैं, आपने याद रखते हैं। और आपने डिप्रेशन भी पढ़ लिया। अब जब किडनी का हमने आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा है तो इसका इनर स्ट्रक्चर भी तो पढ़ना है ना, हर चीज। अब इनर सेक्शन बेसिकली कैसे पढ़ा जाता है, आप क्या करते हैं, ट्रांसवर्स व्यू लेते हैं ऑर्गन का। फॉर एग्जांपल हम एक सेब की मिसाल ले लें ना, आपने एक सेब को बाहर से पढ़ लिया, राउंड शेप्ड है, जे कलर है, एप्पल की स्किन स्मूथ है, तो अब आपने इनर स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, ट्रांसवर्स व्यू लेते हैं। ट्रांसफर व्यू बिल्कुल आसान जबान में, बिल्कुल दरमियान में से आप उसको कट करते हैं। इसी तरह जब किडनी का स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है तो एक किडनी लेते हैं, एक डेड बॉडी की, और से बिल्कुल दरमियान में से कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। ये आप एनीमिलिया चैप्टर अब नहीं है, वरना आप प्लेन्स पढ़ते तो दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में किडनी कट होती है और उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि किडनी तो सेम होती हैं, दाएं साइड की किडनी बाएं साइड की किडनी के एनालोगस है, और फिर दो यूरेटर्स आते हैं वो दरमियान में आके मिल जाते हैं, सेम पैसेज होता है। अब किडनीज कैसे होती हैं, जब आप करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर एक रेनल आर्टरी जा रही है ब्लड अंदर की तरफ लेके, बिल्कुल समझे ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरह है ना, जैसे ब्रेन में राइट सेरिब्रम लेफ्ट सेरिब्रम, और फिर उनके दरमियान में जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जो इन दोनों आपके कंपार्टमेंट्स को ज्वाइन करता है। इसी तरह जैसे हैंड के यूनिट्स होते हैं, 5 उंगलियां, एक उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर आपका थंब, उसके बाद आपका पाम, फिर रिस्ट। इसी तरह किडनी के अंदर भी यूनिट्स होते हैं, बेसिकली हर ऑर्गन के ये ऐसे यूनिट्स होते हैं, मोस्टली ऑर्गन्स के। इसी तरह किडनी के अंदर होते हैं पैरामिड्स, बिकॉज रेनल आर्टरी के थ्रू जब ब्लड अंदर आ रहा है तो वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं, फिर आर्ट्रियोल्स लेके जाते हैं ब्लड को पैरामिड्स की तरफ, फिर पैरामिड्स के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। अब हम आराम से जरा पैरामिड्स बनाते हैं, आप इनको देख लें, और जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो पैरामिड्स की वैल्यू वहाँ पे दी हुई है कि एक किडनी में इतने पैरामिड्स होते हैं, वो आपने लाजमन याद करनी है। तो जो हमने पैरामिड्स बना दिए, अब सॉरी फॉर द ड्राइंग, मेरी ड्राइंग ज़रा रफ है। अब हम इनकी ब्लड सप्लाई ड्रॉ कर लेते हैं। जो रेनल आर्टरी आ रही थी, अब वो जाहिर बात है ब्लड सप्लाई करेगी पैरामिड्स को, और फिर वही पैरामिड्स के अंदर से निकलेंगे वेन्यूल्स जो आपस में कन्वर्ज। ये दो लफ्ज आपने याद रखने ब्लड सप्लाई पढ़ते वक्त, एक कन्वर्ज दूसरा डाइवर्ज। तो जब आर्टरी अंदर आती है ऑर्गन में वो डाइवर्ज हो जाती है, पर जब वेन आती है तो वो कन्वर्ज होती है, अंदर से वेन्यूल कन्वर्ज होकर और एक वेन बनाते हैं। अब जाहिर बात है ब्लड तो आया आर्टरी के थ्रू, ठीक है, अंदर नेफ्रॉन पड़े हुए हैं, वहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड प्रेशर किडनी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, वहां पे फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद फिर ब्लड वेन के थ्रू बाहर आएगा, अंदर वेस्ट भी तो जमा हो गया ना, फिल्ट्रेट जिसे बोलते हैं। तो फिल्ट्रेट काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जहन के अंदर इसको रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले भी मैं एक दफा इसी लेक्चर में मैंने बताया थोड़ी देर पहले, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये एज सच आपको समझ आना चाहिए, आपको आगे बहुत काम आएगा एमडी कैट में भी और इसके आगे भी। बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन occurs, and the process through which the filtration of blood occurs, and the process through which ammonia is removed from the blood। एमडी कैट में हमेशा आपको तंग करते हैं मल्टीपल वर्ड्स यूज करके, तो ये एक एमसीक्यू इन तीनों तरीकों से पूछा जा सकता है, और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब मैंने आपको बताया कि अंदर मेड्यूला होती है, और फिर मेड्यूला में पैरामिड्स होते हैं, ठीक हो गया। और हर पैरामिड की तरफ एक आर्ट्रियोल ब्लड लेके जाता है, और फिर वहां से फिल्ट्रेशन के बाद एक वेन्यूल वहां से ब्लड लेके आता है। और पैरामिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन के अपने 3 हिस्से होते हैं, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर एक बॉउमेंस कैप्सूल होता है, फिर उसके अंदर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। नेफ्रॉन हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन में डिटेल के साथ, लंबा लेक्चर होगा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी आपको वहीं पे समझाएंगे। अब आप देखें मैंने आपको कितने एमसीक्यू बता दिए एक लेक्चर में। ये आपके पास यूरेटर का एमसीक्यू होगा, यूरिनरी ब्लेडर का हो गया, नेफ्रॉन
नेफ्रॉन का एक एमसीक्यू आता है बड़ा मशहूर कि नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या बिल्डिंग ब्लॉक? तो दैट इज सेल। इसी तरह किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। और फिर हर पैरामिड के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। बॉमेंस कैप्सूल होता है इसमें, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर जो वहाँ पे फिल्ट्रेट जमा होता है वो यूरेटर के थ्रू नीचे आता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। होमियोस्टेसिस आपका बड़ा मजे का चैप्टर है, इसके अंदर आप बोर नहीं होंगे बिकॉज आप ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो मतलब ज़रा थोड़ा है सूखा सा चैप्टर, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको मिर्च मसाला लगा के और आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। रिवीजन करवा देता हूँ दोबारा ओवरऑल। होमियोस्टेसिस मैंने क्या बताया? सेम कंडीशन। प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है होमियोस्टेसिस का? किडनी, आपका गुर्दा, KIDNEY। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लें कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, पेपर में आ जाता है बाजू का। एमडी कैट में भी एमसीक्यू वो दे देंगे और बताएंगे कि ये नेफ्रॉन है, मार्क कर देंगे इसको। वोमेन कैप्सूल पे 1, लूप ऑफ हेनले पे 2, फिर आगे डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल पे 3, और फिर प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल पे 4। और पूछेंगे बताओ भाई नंबर 2 वाले का नाम क्या है, नंबर 3 जो मार्क किया उसका नाम क्या है। ठीक, तो ये चीज़ें आती हैं। और फिर थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। ये एक एमसीक्यू है। कितने, मैंने आपको 50 से ज़्यादा एमसीक्यू आपके सिर्फ इस टॉपिक में से निकल सकते हैं। तो आपने हमेशा एमडी कैट में स्मार्ट रहना है। एमडी कैट माइंडसेट में बच्चे कैसी तरह डेवलप करवाता हूँ, आप सब जानते हैं कि आपने पिक करना है एमसीक्यू किधर से कैसे आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस क्या है? थर्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। दीस आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। अगर ये तीनों चीज़ें अपने रेट पे होती रहेंगी तभी जो है बॉडी होमियोस्टैटिक रहेगी और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म हो सकेंगे। थर्मो रेगुलेशन क्या था? 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, 5.4 लीटर्स ऑफ ब्लड, बीएमआई मैंने बता दिया, मेंटेन। आपके पास ब्लड का पीएच 7.4 मेंटेन सेम रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर ब्लड का पीएच आगे पीछे हो गया बंदा अल्लाह को फौरन प्यारा हो जाएगा। इसलिए ब्लड का पीएच कुछ भी हो जाए वो आगे पीछे नहीं होता। स्टमक की मिसाल दे देता हूँ। आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में उसका पीएच होता है 1.2, 1.2 से 1.4 के दरमियान में होता है, ये भी चेंज नहीं होता। इसी तरह आपके पास इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक लाइपेज का जो है आपके पास पीएच दैट इज 9, वो आगे पीछे हो जाए मसला हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्मो रेगुलेटर क्यों बोलते हैं मैमल को। टेम्परेचर सेम है, ब्लड का पीएच सेम है, ब्लड का वॉल्यूम सेम है, आपके पास जो एंजाइम्स के पीएच है वो सेम है। वजह क्या होती है ऑस्मो रेगुलेशन की? ऑस्मो रेगुलेशन की वजह ये होती है कि बॉडी को अपने रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए, नॉर्मल फंक्शंस के लिए कांस्टेंट कंडीशन चाहिए। अगर आप वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म ही नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए होमियोस्टेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप एमबीबीएस में भी आएंगे तो वहाँ पे भी होमियोस्टेसिस के ऊपर एक इंटायर चैप्टर है फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं एमबीबीएस में, गाइडेंस एंड ऑल। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ थोड़ी ताकि आपका ज़रा एमबीबीएस की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो, और ये चीज़ भी फिर आपको इंशाल्लाह आगे फ़ायदा देगी। अब आप खुद सोचें, ऑलमोस्ट इस टॉपिक के अंदर मैं आपको 50+ एमसीक्यू बता चुका हूँ, और इस चैप्टर के इंक्लूडेड टॉपिक्स जो थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। होमियोस्टेसिस एन इजी चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हलवे की तरह इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। कितने ज़्यादा एमसीक्यू हो गए, थर्मो रेगुलेशन के ऊपर आ गए, ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर, एक्सक्रीशन के ऊपर, आपके पास ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड पीएच, पेनक्रियाटिक लाइपेज का पीएच, HCl का पीएच, आपके पास वर्किंग किस तरह होती है किडनीज की, किडनी का इनर स्ट्रक्चर, किडनी के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, फिर यूरेटर क्या होता है, रेनल आर्टरी क्या होती है, रेनल वेन क्या होती है, आपके पास लूप ऑफ हेनले क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, पैरामिड्स क्या होते हैं, रेनल आर्टरी क्या होती है। कितने ज़्यादा देखें पॉइंट्स हो गए। सिर्फ आपने एक्टिव रहना है इस लेक्चर को, अगर आपको एक दफ़ा समझना है दोबारा सुने, बस आपने एक्टिव रहना है ताकि चीज़ आपको करने में आसानी हो और आपका इंटरेस्ट हमेशा इसमें रहे। तो इंशाल्लाह ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। मुझे लगा कि बिकॉज दिस इज़ माय फील्ड, आई एम एन एमबीबीएस, तो मैं खुद ही आपके लिए होमियोस्टेसिस और बायोटेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज 2 मेन रीजंस। पहला, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। दूसरा, बिकॉज मेरी फील्ड ये है, आई एम एन एमबीबीएस, तो बायोलॉजी शायद ही मुझसे कोई अच्छी आपको ऐसे कोई और टीचर पढ़ाए।
जज़ाकल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।